बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह का भूला, अम्मी अब्बू के साथ मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। अदनान मुंह बनाकर बोला। अगर मैं पूछती हूँ कि तुम्हें अब्बू के साथ जाने में क्या परेशानी है? बात दरअसल ये है कि अम्मी, ये कहते कहते अदनान एक बार फिर रुक गया। अम्मी ने माथे पर बल डालकर कहा, आजकल स्कूल में तुम्हारा दिल नहीं लगता, इसलिए स्कूल ना जाने के लिए आखिर तुम्हें कोई ना कोई बहाना चाहिए। नहीं अम्मी, ये बात नहीं है, मैं ये सब समझती हूँ। पता है कि अम्मी, तुम्हें नहीं पता है कि अम्मी, मैं ये सब समझती हूँ। तुम्हें पता है कि अम्मी तो स्कूल पहचाने नहीं जा सकती। अब्बू के साथ जाने से इनकार कर दूं, इसी तरह छुट्टी पक्की होगी। अदनान ने झंझलाहट के मारे अपने सर पीट लिया और फिर इसने सोचा कि अम्मी को बताना ही पड़ेगा, वरना जाने मेरे बारे में क्या सोचती रहेंगी। इसने आखिर बता ही दिया। दरअसल ये बात नहीं है अम्मी कि अब्बू के साथ जाते हुए मुझे बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। अम्मी ने उसे हैरत से देखकर कहा, यह क्या बात हुई? बाप के साथ जाते हुए बेटे को शर्मिंदगी का एहसास होता है। मैं पूछती हूँ, वो क्यों? गिरे पड़े आदमी नहीं हैं क्या उन्हें अम्मी? नहीं अम्मी, ये बात नहीं है, बस इनकी आदतें बड़ी वैसी हैं। अदनान एक बार फिर चुप हो गया। कैसी हैं? अम्मी को समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि अदनान क्या कह रहा है। मतलब ये अम्मी कि अब्बू रास्ते में चलते हुए जमीन पर पड़ी हुई हर चीजें उठाकर इधर उधर डाल देते हैं। अदनान ने आखिर जी कड़कड़ा कर कहा। अम्मी ने गुस्से से कहा, खामोश, वो ऐसे हरगिज नहीं हो सकते। अदनान ने कहा, आप यकीन कीजिए अम्मी, आप यकीन कीजिए कि अगर चलते चलते उन्हें सड़क पर कोई शीशे का टुकड़ा नजर आ जाए तो ये तो उसे भी कहीं किनारे फेंकने के लिए ले जाते हैं। छोटे छोटे टुकड़ों या किरचियां हों तो झुक कर एक एक किरची चुनेंगे और कहीं ऐसी जगह ले जाकर फेंकेंगे जहां से किसी का गुजर ना हो। कभी कोई कांटा दिखाई दे तो उसे भी दूर जाकर फेंकेंगे। केले, आम और इसके छिलके भी रास्ते से हटा लेते हैं। जब गुजरते हुए लोग उन्हें इस हाल में देखते हैं तो मैं शर्मिंदा होकर पानी पानी हो जाता हूँ। जब गुजरते हुए लोग उन्हें इस हाल में देखते हैं तो मैं शर्म से पानी पानी हो जाता हूँ। अदनान की अम्मी सर पकड़कर बैठ गईं। वो अपने शौहर की हरकतों से वाकिफ थीं। अब उसे अपने बच्चे की परेशानी का अंदाजा हुआ। वाकई अगर इनके साथ अदनान स्कूल नहीं जाना चाहता तो ये कोई गलत बात नहीं थी। वो सोचने लगी, तुम अपने अब्बा को मना क्यों नहीं करते? उन्होंने अदनान इतनी बार उनसे कहा कि आपको गुण नहीं आती रास्ते में ये चीजें उठाते हुए, मगर वो जवाब में कहते हैं, बेटा इसमें गिन की क्या बात है, मैं कोई गंदगी थोड़ी सी उठाता हूँ। ये देखो, ये कांटा बीच सड़क में पड़ा था, किसी गरीब के पैर में चुभ गया तो बेचारा एक मुसीबत में मुब्तला हो जाएगा। थोड़ी देर खामोश होकर अदनान ने फिर कहा, मैंने इनसे कितनी बार कहा कि आपको गरीबों का तो ख्याल है मगर अपनी पोजीशन का ख्याल नहीं। लोग आपको कीचड़ उठाते हुए देखकर क्या सोचते होंगे, मगर वो जवाब देते हैं कि इंसान को अपनी जाहिरी शान शौकत की इतनी नुमाइश नहीं करना चाहिए। अच्छा इंसान तो वही होता है जो दूसरों का दुख दर्द अपने सीने में महसूस करे। अभी माँ बेटे में ये बातें हो रही थी कि अब्बा आ गए। उन्होंने फौरन ही कहा, अरे भाई अदनान, क्या आज स्कूल जाने का इरादा नहीं है? अदनान के जवाब देने से पहले इनकी अम्मी बोल पड़ी, आज से अदनान आपके साथ स्कूल नहीं जाएगा। अब्बू ने हैरत से कहा, अरे अरे, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आप ठीक सुन रहे हैं, अदनान स्कूल जाएगा मगर आपके साथ नहीं। फिर किसके साथ जाएंगे अदनान मियाँ? अब्बू ने जल्दी से पूछा। आखिर मुझ में ऐसी क्या बुराई नजर आई कि मेरी खिदमत हासिल करने से इनकार हो रहा है? आप में ये बुराई है कि आप बहुत गंदगी पसंद करते हैं। आप में ये बुराई है कि आप बहुत गंदगी पसंद हो गए हैं। रास्ते से गुजरते हुए सड़क की गंदगियां समेटते चलते हैं, अदनान की अम्मी ने कहा। अब्बू ने घूर कर अदनान को देखा, इसकी तो जान ही निकल गई। अब अब्बू इसके कान खींचकर कहेंगे, क्यों नालायक, तूने अपनी अम्मी से मेरी क्यों शिकायत की? मगर वो मुस्कुरा दिए। अदनान की अम्मी की तरफ देखते हुए बोले, तो अदनान मियाँ ने मेरी शिकायत की है और कोई गलत शिकायत नहीं की है। मैं पूछती हूँ कि आखिर आपको क्या हो गया है? अपनी पोजीशन का ना सही बच्चे ही का ख्याल रखें, इसके दिल दिमाग पर गलत असर पड़ता है। अब्बू ने नहायत नरमी से कहा, मगर बेगम, मैं जो कुछ करता हूँ वो कोई गलत काम नहीं, ये तो नेकी है, बहुत बड़ी नेकी। अरे भाई, नेकी ही करना है तो बहुत से काम है नेकी के। पुल बनवाएं, मस्जिद बनवाएं, तालाब बनवाएं, अस्पताल तमीर करवाएं, बहुत से छोटे छोटे काम भी हैं जिनके करने से अल्लाह ताला इसी तरह खुश होता है जिस तरह मस्जिद या अस्पताल तमीर करवाने से। अदनान बीच में बोल पड़ा, मगर अब्बा, आप ही तो कहते हैं हमेशा ऊंची बातें सोचा करो, अपने ख्यालात को बुलंद रखो। हाँ बेटा, मैं ये बात कहता हूँ, मगर इसका हरगिज़ मतलब नहीं कि अपने सामने छोटी छोटी नेकियां छोड़कर आदमी बड़ी नेकियों के पीछे भागे। यकीन जानो, जो लोग ऐसा करते हैं इनकी बड़ी नेकियां भी कबूल नहीं होती। ये आपका अपना फलसफा होगा, मैं नहीं मानती। अम्मी ने माथे पर बट डालते हुए कहा, ये मेरा नहीं बल्कि अल्लाह का कहना है। अल्लाह के तमाम नेक बंदे यही बताते रहे हैं। अब्बू एक लम्हे के लिए रुके और अम्मी से बोले, बेगम, आपने भी यकीन ये बात पढ़ी होगी कि अगर आपका कोई पड़ोसी भूखा सो गया है तो
तो आपकी नमाज और रोजे कबूल नहीं होते। अदनान के अब्बू बोले, मुझे मालूम है, सब मालूम है, मैं इतनी जहल भी नहीं। अदनान की अम्मी बोली, वो अदनान के अब्बू की बातों से कुछ कायल हो गई थी, मगर वो इसका इज़हार भला कैसे करती। वो बोली, मगर मुझे आपकी ये नेकी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि आप सड़कों पर झाड़ू देते फिरें। अगर आपको अपने वकार का ख्याल नहीं तो कम इज़ कम हमारी इज्जत का तो पास कीजिए। अदनान की अम्मी ये कहकर दूसरे कमरे में चली गयी। इस दिन के बाद से अदनान अकेले ही स्कूल जाने लगा। अम्मी ने इसके जहन में ये बात बिठा दी थी कि अब वो माशाल्लाह बड़ा हो गया है, अच्छी तरह सोच समझकर सड़क पार किया करे, घर से सीधा स्कूल जाए और स्कूल से लौटकर इधर उधर हरगिज ना जाए, सीधा स्कूल सीधा घर आया करे। अदनान एक अच्छा लड़का था, वालिदैन की बातों पर अमल करता था। इसने अपनी प्यारी अम्मी की बातों पर चलकर ये साबित कर दिया कि वो काबिल अतमाद है। इस तरह एक फायदा ये हुआ कि उसे खेलने कूदने के लिए घर से बाहर जाने की इजाजत भी मिल गई। वो पढ़ने लिखने में जितना अच्छा था, वो खेलने कूदने में भी इतना ही तेज था। क्रिकेट इसका पसंदीदा खेल था। पहले वो अपने मोहल्ले की जूनियर टीम में खेला करता था, फिर अपने स्कूल की टीम में खेलने लगा। थोड़े ही दिन में इंटर स्कूल टूर्नामेंट शुरू हुआ तो अदनान इसका दोस्त फाजिद अपनी टीम को हर मैच में शानदार कामयाबी दिलाने लगे। स्कूल के तमाम तालिब इल्म और उस्ताद इन दोनों से बेहद खुश थे। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि इनके ये मायानाज खिलाड़ी इनके स्कूल के लिए ट्रॉफी हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। अदनान बहुत अच्छा बॉलर था। इन सब खिलाड़ियों के हौसले भी बहुत बुलंद थे। आखिर वो सेमीफाइनल में पहुंच गए। हर एक को यही उम्मीद थी कि ट्रॉफी अदनान और फाजिद की मौजूदगी में कोई और टीम हासिल नहीं कर सकती। जिस दिन सेमीफाइनल था, फाजिद बड़ी बेताबी से अदनान का इंतजार कर रहा था। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, वैसे वैसे इसके साथ दूसरे लोग भी। जिस दिन सेमीफाइनल था, फाजिद बड़ी बेताबी से अदनान का इंतजार कर रहा था। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, वैसे वैसे इसके साथ दूसरे लोगों की भी बेकरारी में इजाफा होता जा रहा था। आखिर अदनान कहाँ रह गया? कैप्टन ने फाजिद से दरियाफ्त किया, तुम लोगों ने इसकी खबर ली? इसकी तरफ किसी को भिजवाया? कोई फोन वगैरह किया? हेडमास्टर साहब एक ही सांस में कई सवाल कर गए। कैप्टन को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो इंतहाई शर्मिंदगी से बोला, नहीं सर, इसका तो हमें ख्याल ही नहीं रहा। फिर जरा देर बाद स्टेडियम में गोया एक धमाका हुआ। ये खबर जैसे एटम बम की तरह फटी। अदनान जख्मी हो गया, वो अस्पताल में है। पलक झपकने में पूरे मैदान में यह खबर जंग की आग की तरह फैल गई। अदनान कैसे जख्मी हुआ? अदनान क्यों अस्पताल में है? ये किसी को पता नहीं था। फाजिद ने अदनान का मोबाइल नंबर मिलाया, लेकिन वो भी ऑफ जा रहा था। प्रिंसिपल साहब और टीचर साहबान भी फिक्रमंद हो गए। मगर उन्होंने ये सोचा कि अगर इस वक्त लड़कों की हौसला अफजाई न की, इनकी टीम का वकार बरकरार रखना मुश्किल हो जाएगा। प्रिंसिपल साहब ने तमाम खिलाड़ियों को जमा करके एक छोटी सी तरकीब की। आज जो लड़का बेहतरीन खेल पेश करेगा, मैं उसे एक खसूसी इनाम दूंगा। यह इनाम क्या और कैसा होगा, फिलहाल मैं इसके बारे में आपको कुछ नहीं बताऊंगा, बस इतना समझें कि एक अनमोल तोहफा होगा। ये सुनकर हर खिलाड़ी मुस्तिद चौकचुबंद नजर आने लगा, मगर इनके अंदर छुपा हुआ ये एहसास बिल्कुल खत्म नहीं हुआ था कि अदनान के बगैर क्या वो जीत सकेंगे। वही हुआ जिसका डर था। अदनान की गैर मौजूदगी में टीम हार गई। वो टीम जैसे अदनान की वजह से नाकाबिल शिकस्त समझा जाता था। दूसरे दिन जब फाजिद और इसकी टीम के दूसरे खिलाड़ी अदनान की इयादत के लिए अस्पताल पहुंचे तो इनकी ज़बानी अपनी टीम की हार की खबर सुनकर अदनान को बेहद दुख हुआ। वो इस सदमे से ऐसा निढाल हुआ कि इससे एक लफ्ज तक नहीं बोला गया। फिर इसके दोस्तों ने इससे पूछा कि आखिर वो जख्मी कैसे हुआ। चंद लम्हों तक वो उन्हें ख्याली नजरों से घूरता रहा, फिर बोला, मैच के लिए मैं घर से तैयार होकर निकला। मैं तेजी से जा रहा था कि मुझे स्टेडियम तक पहुंचने में देर न हो जाए। चंद कदम के फासले पर मेरा पैर केले के एक छिलके पर पड़ा और मैं इस तेजी से फिसला के अपना तवाज़ुन बरकरार रखना मेरे लिए मुश्किल हो गया। मेरे सर, कमर और पाँव पर चोट आई। ठीक इसी वक्त सामने से एक तेज रफ्तार गाड़ी आती हुई नजर आई तो मैंने फिर बड़ी फुर्ती से करवट बदली। मेरे करवट लेते ही गाड़ी
गाड़ी जन से गुजर गई। मैं गाड़ी की जोर से तो बच गया, मगर करवट लेते ही एक नई मुसीबत में मुब्तला हो गया था। मुझे ऐसे लगा कि मेरे सारे जिस्म पर सुइयां चुभ गई हों। इस मुसीबत से अपने आप को बचाने के लिए मैंने उठना चाहा तो मेरा हाथ लहूलुहान हो गया। मैंने पत्थर समझकर जिस चीज का सहारा लिया था वो तो कोई टूटा हुआ कांच का गिलास था। लोगों ने मुझे उठाकर अस्पताल पहुंचाया। चंद दिन बाद अदनान को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। वो घर चला आया मगर अभी तक इसके जख्म भरे नहीं थे। अल्लाह ने रहम किया था कि इसकी कोई हड्डी टूटी नहीं थी। सर में चोटें आई थी मगर वो खतरनाक नहीं थी। कुछ रोज बाद सर के जख्म भी भर गए। 2 महीने के बाद अदनान मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुका था। अम्मी अब्बू ने इसकी सेहतयाबी का जश्न मनाने का प्रोग्राम बनाया। एक दिन इस तरकीब की खरीदारी के लिए अदनान, इसकी अम्मी और अब्बू घर से निकले। अभी वो चंद कदम आगे बढ़े थे कि सड़क पर आम का छिलका पड़ा नजर आया। ये देखते ही अब्बू से पहले अदनान इसकी तरफ झपटा और झुककर बला तकल्लुफ उठाकर दूर फेंक दिया। तौबा तौबा, ये क्या कर रहे हो अदनान, तुम्हें गुन नहीं आती सड़क से गंदगी उठाते हुए, अब्बू ने कहा। अदनान अपने अब्बू से लपट गया और बोला, अब्बू मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको समझने में बड़ी गलती की थी। काश आपकी तरह हर आदमी इन छोटी छोटी नेकियों की हकीकत ना समझे। रास्तों पर पड़े हुए कांटों, शीशों और छिलकों को उठाना अपनी तौहीन ना समझे। उसे गंदगी तस्वर ना करे तो मेरे जैसा कोई लड़का कभी जख्मी ना हो, कोई आदमी किसी हादसे का शिकार ना हो। ये थी मेरी आज की कहानी। अल्लाह हाफिज।